हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने इलेक्शन का कंसेप्ट किया था, तो उसी के बेस पे आज एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्शन का। तो एक इलेक्शन में हमारे वोटिंग हुई है और उनमें से इनवैलिड वोट हो गए। कुछ कितने हो गए? इनवैलिड वोट हो गए हमारे 20%। और विनर मतलब जीतने वाले को, विनर को वैलिड वोट का 60% मिलता है। ठीक है, तो वह 3200 वोट से जीतता है। तो वह 3200 वोट से जीतता है। तो हमें क्या बताना है? कुल वोट बताने हैं। टोटल वोट हमारे कितने थे? कुल वोट। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो टोटल वोट हमें टोटल वोट हमेशा लेने होते हैं 100%। और इनवैलिड वोट हमारे 20% हो गए। तो वैलिड वोट हमारे कितने बचे? 80%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो विनर को मतलब जीतने वाले को वैलिड वोट कितने हैं? 80%। 80% का कितना मिला? 60% मिला है। वैलिड वोट का 60% मिला है। तो आप बताइए जो लूज़र होगा उसे कितना मिलेगा? लूज़र को मिलेगा वैलिड वोट माइनस विनर का परसेंट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वैलिड वोट का 40%। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो विनर को कितना मिलेगा हमारा? 8 6 48, 48% हो गया। और लूज़र को 8 चौक 32%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो वह 3200 वोट से जीतता है। कौन? विनर। विनर किससे जीतता है? 3200 वोट से जीतता है। 3200 वोट उसकी ज़्यादा हो गई जो लूज़र को मिल रही थी। ठीक है, तो विनर और लूज़र का डिफरेंस कितना होगा? 3200। ये पॉइंट आपको समझ में आया? विनर और लूज़र का डिफरेंस होगा 3200। मतलब 48 माइनस 32 कितना हुआ है? 48 माइनस 32 होता है 16। तो 16% हमारा किसके बराबर हो गया? 3200 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? हमारे 200 के। और हमें कुल वोट निकालने हैं। कुल वोट मतलब टोटल वोट। टोटल वोट्स कितने होते हैं? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% कितने हो जाएंगे हमारे? 20,000। तो स्टूडेंट्स, जो वह 3200 वोट से जीतता है वो विनर और लूज़र का डिफरेंस होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। और मैंने यहाँ पे क्या किया, लूज़र को हमने डायरेक्टली 80 का 40% लिख लिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे इसे, लूज़र को वैलिड वोट माइनस विनर। वैलिड वोट हमारे कितने? 80। 80 में से विनर को कितने मिले हैं? 48। तो 80 में से 48 गए, कितने बचेंगे? 32 ही बचेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जहाँ भी आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करनी पड़े, कम पेन चलाना पड़े, आपको वो ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इलेक्शन का। एक इलेक्शन में जो 20% वोट हैं, 20% वोट्स क्या हैं? नॉट कास्ट। नॉट कास्ट, नॉट कास्ट मतलब डाले नहीं गई हैं। एक इलेक्शन में 20% वोट डाले नहीं गई हैं। ठीक है, और 12.5% वोट 12.5% वोट जो हैं वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने
12.5% वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया और विनर को वैलिड वोट का 60% प्राप्त होता है, तो वह 11,200 वोट से इलेक्शन जीतता है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? टोटल वोट्स बताने हैं आपको। टोटल वोट्स कितने हुए हमारे? सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। अब हमारे टोटल वोट्स कितने होते हैं? टोटल वोट्स हैं हमारे 100%, जो हमेशा यही मानना है आपको, ठीक है। अब उसमें से आपके जो नहीं डाले गए हैं वो हैं 20%। 20% वोट नॉट कास्ट वाले हैं, नॉट कास्ट। तो 80% वोट कितने हो गए? कास्ट वाले जो डाले गए हैं, ठीक है। अब 80% में कुछ इनवैलिड हैं। अब 12 से ही 1/2 क्या होता है? 1/8 होता है ना। 12×8 = 1/8 होता है अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। तो इसमें से हमारे इनवैलिड वोट हो गए कितने? 1/8 मतलब 10%। 10% वोट हमारे हो गए इनवैलिड। तो हमारे वैलिड कितने बचे? वैलिड वोट कितने बचे हमारे? वैलिड बचे हमारे 70%, क्योंकि टोटल 80 है। 80 में से 10 गए 70। अब विनर को वैलिड का 60% मिला है। अब जो विनर को मिला है वैलिड वोट कितने हमारे? 70%, और उसका भी 60% मिला है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो कितना हो गया? 42%। अब क्या करना है हमें? लूज़र को कितना मिला होगा? लूज़र को 70% का 40% मिला होगा, या कैसे निकाल सकते हैं इसे? जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? वैलिड वोट माइनस विनर। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स 14%। 14% जीत हार का अंतर ही होता है। मतलब हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, विनर जो है वो 11,200 वोट से इलेक्शन में जीतता है, तो वो जो डिफरेंस है ना वो 14% 11,200 के बराबर होगा। तो हमें 100% निकालना है। तो 1% कितना हो जाएगा? बताइए 1% कितना हो जाएगा? 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? 80,000। तो टोटल वोट्स हमारे कितने थे? 80,000। अब आप इस 100% से ना टोटल वोट से आप अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछे, जैसे पूछ लिया कि विनर को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो 80,000 का 42% निकाल देना। लूज़र को कितने वोट मिले हैं, तो 80,000 का 28% निकाल देना। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपने टोटल वोट्स निकाल लिए तो, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी इलेक्शन पर। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब जो है एक इलेक्शन में 20% वोट क्या हैं? नॉट कास्ट। नॉट कास्ट समझते हो ना अब, जो डाले नहीं गए हैं। और उनमें से 600 वोट क्या हैं? 600 वोट होती हैं वो इनवैलिड। 600 वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई हैं। विनर को वैलिड वोट का 65% प्राप्त होता है, और वह 3600
वोट से जीतता है। ठीक है, बताइए टोटल वोट्स कितनी होंगी, टोटल वोट्स। चलिए ये सोल्व करते हैं, कैसे होगा सोल्व। टोटल वोट तो हमें पता है कितनी है, 100%। उनमें से 20% डाली नहीं गई हैं, तो कितना बचा, 80%। अब 80% हो गई, 80% में से इनवैलिड वोट 60 हो गई, तो वैलिड वोट हमारी कितनी हो जाएगी, 80% में से मैं 600 माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारी वैलिड्स वोट हो गई। ठीक है, अब विनर को कितना मिला है, वैलिड वोट का मतलब 80% माइनस 600 का 65% मिला है। और लूज़र को कितना मिलेगा फिर, वैलिड वोट माइनस विनर। ठीक है, तो मैं माइनस कर लेता हूँ 100 में से 65, तो 35 बचेगा। अब जो इन दोनों का अंतर है वही तो 3600 वोट्स हैं, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं, क्यों, वही बिल्कुल वही हमारे डिफरेंस होगा विनर और लूज़र का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, %80 माइनस 600 को मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो कितना बचा, 65 में से 35 गए, 30 बचेगा। ये किसके बराबर हो गया, 3600 के। अब यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, 80% माइनस 600 इज इक्वल टू क्या होगा। अब 3600 में से हम 30 का तो डिवाइड कर देंगे, और इसके साथ परसेंटेज भी है जो कि वो ऊपर चले जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0 0, 12,000। तो 80% हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 12,600 के। ठीक है, तो 80% हमारा 12,600 के इक्वल हो गया, तो 1% कितना होगा, 80 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40, 6 अट्ठी 56, और 8 पंजे 40। तो 100% कितना होगा, 100% क्या होता है, टोटल वोट 15750, ये हमारे टोटल वोट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली क्या बात है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो इनवैलिड वोट है ना वो परसेंटेज में नहीं दिए गए हैं, वो हमें नंबर्स में दिए गए हैं कि 600 वोट हमारे इनवैलिड हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो अभी एक कंसेप्ट होता है, चलो एक कंसेप्ट और कर लेते हैं। अभी तो हमने इलेक्शन का कंसेप्ट देखा, एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इसमें क्या होता है हमारा, इनकम टैक्स में ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम किसके बराबर होती है, टैक्स के प्लस नेट इनकम के। अब ग्रॉस इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल आय। टैक्स को क्या बोलेंगे, कर। और नेट इनकम को बोलते हैं शुद्ध आय। अब आप किसी अपने फ्रेंड से पूछेंगे जिसकी नई नई जॉब लगी है कि भाई तेरी इनकम कितनी है, तो वो आपको ग्रॉस इनकम बताएगा, वो अपनी नेट इनकम नहीं बताएगा। ठीक है, और ग्रॉस इनकम में से हमारा टैक्स भी कटता है, तब जाके हमारी नेट इनकम आती है।
ग्रॉस इनकम में से टैक्स कट के तब हमारी नेट इनकम आती है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का डिफरेंस क्या होता है। तो ग्रॉस इनकम को हम बोलते हैं कुल आय, उसमें टैक्स भी इंक्लूड रहता है, और जब टैक्स निकाल लेते हैं तो हमारी नेट इनकम बच जाती है। ठीक है, तो इसमें टैक्स में और नेट इनकम में भी एक रिलेशन होता है, टैक्स में और नेट इनकम में क्या रिलेशन होता है। टैक्स हमारा बढ़ता है तो नेट इनकम हमारी घटेगी। ठीक है, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो हमारी जो इनकम अभी तक आ रही थी ना, वो फिर कम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं टैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम, ये बोल सकते हैं। तो टैक्स हमेशा बढ़ेगा तो इनकम हमेशा घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में होते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है टैक्स रेट का। टैक्स रेट, टैक्स रेट को बोलते हैं आयकर दर। आयकर दर ये किसके बराबर होती है, टैक्स के अपॉन ग्रॉस इनकम के, ग्रॉस इनकम इनटू 100। तो टैक्स रेट हमारा बराबर होता है टी अपॉन जी आई इंटू 100, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब जैसे इनकम टैक्स है, आपकी सैलरी का इनकम टैक्स 17% डिडक्ट हो रहा है। इनकम टैक्स बढ़ा दिया 17%। ठीक है, तो आपकी नेट इनकम जो भी पहले आ रही थी वो 3% कम आने स्टार्ट हो गई। अब इनकम टैक्स अगर 17% बढ़ जाता है तो आपकी नेट इनकम पे 3% का फर्क बैठता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट क्या बोलता है कि जो हमारा इनकम टैक्स बढ़ाया है ना, इनकम टैक्स जो हमारा 17% बढ़ाया है, वो हमारा जो नेट इनकम कम हुई है ना 3% से, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स और अपॉन नेट इनकम क्या हो जाएगा 3/17। तो टैक्स रेट क्या होगा हमारा, टैक्स रेट का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, देखो अभी ऊपर ही लिखवाया मैंने, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। तो क्या बोला था मैंने, टी अपॉन जी आई इंटू 100। तो टैक्स कितना है हमारा, इनकम टैक्स 3, और ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, तो 17 और 3 20 इंटू 100। तो 15% हमारा इनकम टैक्स रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे टैक्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इनकम टैक्स का ही। जो इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ गया, तो आपकी जो नेट इनकम है ना, नेट इनकम 6% कम आ रही है। तो क्या टैक्स रेट बताना है आपको, कैसे बताओगे आप,
तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 6/19। तो टैक्स रेट, तो इनकम टैक्स कितना हो गया हमारा 6, टैक्स हो गया हमारा 6 और ग्रॉस इनकम हो गई 25 गुना 100, 25 चौका 100, तो टैक्स रेट हमारा आ गया यहाँ से 24%। तो ये होता है इनकम टैक्स का कंसेप्ट। तो आज हमने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं अपने इलेक्शन के और कुछ कंसेप्ट देखे हमने इनकम टैक्स के। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो हमने अभी तक सीखा है। एक परिवार चीनी की खपत में 25% की कमी करता है। खपत मतलब कंजम्पशन में, कंजम्पशन में 25% की कमी हो गई। 25% कितना होता है 1/4, 4 से 3 कमी हो रही है तो कटेगा ही। जब चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होती है, मतलब प्राइस में अगर 20% की वृद्धि, 1/5, 5 से 6 हो गया, तो हमें बताना है एक्सपेंडिचर में चीनी पर खर्च में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो एक्सपेंडिचर में कितनी कमी आई है, पहले अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, तो कितने की कमी आई है 2 की कमी आई है। किसके रेस्पेक्ट में 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 कितना हो गया 2 से 10 बार और 10 से 1 0 कैंसिल, तो 10% हमारा चीनी के खर्च में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है, मतलब प्राइस हमारा 32% बढ़ गया, पहले 100 था और अब 132 हो गया, तो एक परिवार इसकी खपत को इस तरह कम कर देता है कि चीनी पर खर्च केवल, अब खपत नहीं दी हमें, कितनी कम करता है, तो हम मान लेते हैं XY कम करता है, XY हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चीनी के खर्च पर 10% बढ़ जाता है, 10 से कितना हो गया 11। अब हम डायरेक्टली XY की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालनी हो तो 10 से 100 को काट दीजिए 10 बार, और 11 से 132 को काट दीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और अभी ये और भी कट जाएगा 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। अब ये जो 6 है ना, 6 के नीचे Y है, तो ये क्रॉस होगा, मतलब X आ जाएगा हमारा 6 और Y आ जाएगा हमारा 5, ये इसके क्रॉस में आएगा और 6 की वैल्यू X हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो कंजम्पशन 6 से 5 हो गया। अब क्या बताना है हमें, यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलो थी, मतलब 6 हमारा 10 के बराबर है, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी, तो एक रेशियो हमारा 10/6 हो जाएगा, तो 5 रेशियो, मतलब जो अब हमें बतानी है चीनी की खपत कितनी होगी, 50/6 क्या आएगा 6 8 48, 6 8 48, 2/6, 2/6 मतलब 8 सही 1/3, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 8.33 kg। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे काटा पीटी कर दी कंजम्पशन को। अब फ्रेंड्स आप ही बताइए, अगर मैं लाइन ऑफ कंक्लूजन से पहले हमारा मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है प्राइस कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। प्राइस हमारा 100 है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हमने x मान लिया और एक्सपेंडिचर 10 गिवन है, तो x क्या हो जाएगा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, और ऐसे ही हमारा y क्या हो जाएगा 1/12, x हमारा 1/10 हो गया, y हमारा 1/12 हो गया, और इसे हम फिर LCM लेके सोल्व करेंगे तो हमारा 6 और 5 ही आएगा। और मैंने अब डायरेक्टली कर लिया। डायरेक्टली कैसे कर लिया,
10x 100x इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम। अब ऐसे मैंने काट लिया तो यहाँ से भी हमारी 1/10 ही आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर ये प्राइस और कंजम्पशन में हमें काटना होता तो एक क्रॉस कटते, और प्राइस और एक्सपेंडिचर में हमने काटा पीटी की है तो ये एक ही लाइन में कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए आप ये वाला मेथड भी अपना सकते हो, वरना बेसिक तो है जो मैंने आपको सिखाया था आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे हमें थोड़ा टाइम सेव हो जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर प्राइस में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10 से 9 हो गया, 139.5 रुपये में 3.1 kg अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो कंजम्पशन हमारा कितना होगा, 9 से 10, क्योंकि प्राइस हमारा कम हो रहा है तो खपत हमारी बढ़ जाएगी और हमारा एक्सपेंडिचर फिर सेम रहेगा, इसलिए हमने कंजम्पशन को प्राइस के इन्वर्स लिख लिया। अब जो एक रेशियो है ना वो 3.1 kg के बराबर होगा। तो जो हमारा इनिशियल कंजम्पशन था, इनिशियल कंजम्पशन वो कितना होगा, 9 इंटू 3.1, और फाइनल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3.1। अब हमें चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, 139.5 में हम डिवाइड कर देंगे 9 इंटू 3.1। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था। अब इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव काट ली थी हमने। अब 31 से 155 5 बार जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कैसे, ऐसे ही तो निकालते हैं भाई, प्राइस में हम कंजम्पशन का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाता है निकल के, तो ऐसे ही मैंने निकाला है। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल सिखा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी 225 रुपये में एक चीज़ का 25 किलो अधिक खरीद सकता है, जब उस चीज़ की कीमत 10% कम हो जाती है, तो प्राइस हमारा कम हो रहा है 10%। 10% मतलब 10 से 9 हो रहा है, रेशियो में हमने लिख लिया, और कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। तो जो एक का डिफरेंस हो रहा है ना वो हमारा 25 के इक्वल होगा, तो हमारी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, एक्चुअल जो हमारी इनिशियल कंजम्पशन थी हो जाएगी 25 गुना 9, और अब हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना है, तो जो कंजम्पशन से हम डिवाइड कर देंगे 225 को, तो 25 निम्मा 225 और 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि कल मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया था इसका। ठीक है, अब ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप कंसेप्ट सीख चुके हो और आप अब क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर रहे हो। अब देख लो, मैंने पॉपुलेशन वाला भी कंसेप्ट कराया था, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो तीसरे वर्ष की शुरुआत में इनकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तीसरे वर्ष की शुरुआत, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। जो दूसरे वर्ष का एंड होगा ना वही तीसरे वर्ष का स्टार्ट होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो पहले साल बढ़ गई 10 से 11 हो गई, क्योंकि 10% बढ़ रही है,
दूसरे साल वो भी 10 से 11 ही सेम रेशियो से बढ़ रही है, सेम परसेंटेज से बढ़ रही है। एक गांव की जनसंख्या लगे, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है तो तीसरे वर्ष की शुरुआत, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, पहला वर्ष पहले वर्ष का एंड, दूसरा वर्ष दूसरे वर्ष का एंड यहाँ पर, और तीसरे वर्ष की शुरुआत भी यही होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर 121। अब गांव की जनसंख्या 1 लाख थी तो 100 रेशियो हमारा 1 लाख के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 1000। तो 121 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा जो हमें निकालना है, 1 2 1 और 3 बार 0। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप रेशियो में कन्वर्ट करके कितने इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। तो यही आपको सक्सेसिव का मैथ समझना है। सक्सेसिव से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन, कई चैप्टर हम सोल्व कर सकते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 से 26 हो रही है। और यदि जनवरी 2001 में जनसंख्या 5 लाख थी तो 2004 में बताना है। अब ये 2001 में हो गई, 2001 से 2002, फिर 25 से 26, 2002 से 2003, फिर 25 से 26, 2003 से 2004। बस यहीं रुक जाना है अब हमें। पहला क्या हो गया 2001 से 2002, दूसरा 2002 से 2003, तीसरा 2003 से 2004। अब 2001 में जनसंख्या थी 5 लाख, तो अब हम क्या करेंगे 5 लाख को, अगर अब मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 25 इंटू 25 किसके बराबर होगा 5 लाख के। तो एक रेशियो कितना किसके बराबर होगा 25 से काट लो, 25 दूनी 50, और फिर 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और फिर 2 0 बची तो वो भी 4 बार कट जाएगी, 4 चौक 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो अब हमें कितना बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, 26 इंटू 26 इंटू 26, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको 2004 में जनसंख्या बतानी है, तो 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना होता है। कैलकुलेशन ये थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाएगी लेकिन हमें सोल्व करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे पता है 26 इंटू 26 कितना होता है, 25 25 525, और 26 वो 25 25 625, और 26 26 676 होता है। और अभी हमारा एक 26 और बचा है और हमारा 32 भी बचा है। अब हमें क्या करना है, पहले 26 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आते हैं 26 और 32। अब हम इसे यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 18 और 4 22 और 1 23, 3 दूनी 6 7 8। तो हमें अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 7 6 और 8 3 2, इसकी मल्टीप्लाई और करनी है। तो अगर मैं लास्ट के देखो लास्ट की 3 डिजिट हमारी अलग अलग आ रही हैं, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर मैं पता कर लेता हूँ तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। 6 दूनी 12, फिर 7 दूनी 14 और 6 18, 14 और 18 कितने हो गए 32 और 1 33, बचा 3 हमारा, 6 दूनी 12 और 48 60 और 21 81 और 3 84, 4 बचा। लास्ट की 3 निकाल ली, लास्ट की 3 में 432 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन को ऐसे इजी बनाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 53,500 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए पुरुषों और महिलाओं की। अब ये इसमें हम सक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकते
इसका मैंने आपको कल रीज़न बताया था क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें महिला और पुरुषों की अलग अलग वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड वो कैसे यूज़ होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे मेल, यहाँ पर फीमेल, और बीच में आता है टोटल। ये इसका फॉर्मेट होता है। तो मेल कितना है, 5% की वृद्धि हो रही है, और फीमेल में 10% की वृद्धि हो रही है, और टोटल में कितनी हो रही है। अब हमें पता है टोटल 53,500 गिवन है हमें, और पहले कितना था 50,000। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, निकाल सकते हैं ईजिली। तो 3500 की हुई है, इंटू 500 लिख लूँ, क्योंकि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर 7% वृद्धि हो गई टोटल जनसंख्या में। तो यहाँ पर आ गया 7%। अब 10% में क्या माइनस करें कि 7 आ जाए, 3, और 7 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, 2%। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब 3 और 2, 5 रेशियो हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा रेशियो में हो गई। अब 3 मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो 3:2 हो गया। तो रेशियो का योग क्या होगा, 5 रेशियो हमारा 5,000 50,000 हो जाएगा। तो एक रेशियो हमारा 10,000 हो जाएगा। तो मेल कितने हो जाएंगे, 30,000, और फीमेल कितने हो जाएंगे हमारे, 20,000। 30 और 20 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5 मतलब 20 से 21 हो रहा है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान मतलब 21 रेशियो वाली 4:1 है, तो एक रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 210। 21 इंटू 21, हाँ ये हो जाएगा ना। यदि तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 20 इंटू एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 0, 42 तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 42 से तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है ऑप्शन में। 20 से 21 वृद्धि हो रही है, 20 से 21। ठीक है, यदि इसकी वर्तमान तो 2 वर्ष, सॉरी मैंने गलत कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको इस गलती से बचना है जो मैंने गलती की है। क्या गलती की है आपने पकड़ ली, यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा है ना हमारे से, तो 2 वर्ष का लेना है हमें। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400, यहाँ पर 441, और जो 441 है वो इक्वल टू है 4410 के। तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। तो 400 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4000 के, और यही हमारा आंसर होगा। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या 4000 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आगे इलेक्शन वाले। एक चुनाव में कुल मतों का 4% मत अवैध है, मतलब टोटल वोट कितनी थी हमारी, 100। वैलिड वोट कितनी हो गई हमारी, टोटल वोट में से हम इनवैलिड माइनस कर देंगे तो वैलिड वोट आ जाएगी 96%। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, ठीक है, और वह दूसरे उम्मीदवार के विरुद्ध 240 मतों से चुनाव जीता है। मतलब विनर को जो वोट मिली हैं वो 96 का 55% मिला है, और लूजर को कितना मिला होगा, 96 का 45%।
या फिर वैलिड वोट माइनस जो भी विनर का आ रहा है। तो विनर और लूज़र का डिफरेंस कितना है 240। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 का 55% माइनस 96 का 45%। 96 में कॉमन ले लेता हूँ तो 10% आएगा। 96 का 10% हमारा 240 के बराबर हो जाता है। तो हमें टोटल वोट निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 बढ़ जाएंगी परसेंटेज वाली, और 24 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25। तो 100% हमें टोटल वोट कितनी होती है 100%, वही हमें निकालना है। तो 2500 हमारी टोटल वोट हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, टोटल वोट हमारी 100% है, और इसमें पार्टिसिपेट 10% ने नहीं किया, और वैलिड वोट कितनी हो जाएंगी फिर 90%। 90% में से भी 60 मत जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड। ठीक है, तो वैलिड वोट हमारी ये हो जाएगी। राकेश और गोविंद 2 उम्मीदवार थे। राकेश ने गोविंद को 308 मतों से हराया। यदि 47% मतदाता राकेश को वोट देते हैं और राकेश ने गोविंद को हराया, तो इसका मतलब विनर जो है वो राकेश हुआ। विनर जो है राकेश, उसे कितने मिले हैं 47%। तो लूज़र को कितने मिले होंगे, वैलिड वोट में से हम विनर का माइनस कर देंगे। वैलिड वोट कितने हमारे 90% माइनस 60 और माइनस 47%। तो कितना बचा हमारा 43 बचेगा ना। 43% माइनस 60 ये लूज़र को मिले हैं। अब इनका डिफरेंस दे रखा है। अब लूज़र कौन है हमारा गोविंद। तो राकेश ने गोविंद को 308 मतों से हराया, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कैसे 47 विनर को जो मिले हैं 47% माइनस लूज़र को मिले हैं 43%, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60। ये हमारा 308 के बराबर दिया हुआ है। तो 47 में से 43 गई, कितना बचा 4%, और 308 में से हमारे 60 गए तो कितना बचेगा 248। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 1% हो जाएगा हमारा 4 × 24 4 दूनी 8। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, कुल वोट ही तो निकालना है, कुल वोट कितने होते हैं 100%। 100% हमारा हो जाएगा 6200। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है और उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आप आज का लेक्चर आपको। आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे जो आने वाले लेक्चर होंगे, आगे आने वाले चैप्टर होंगे, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, और उसके बाद देखते हैं हम क्या स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं करा रहा हूँ डेली आपको रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।